हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम दूसरे एटम या दूसरे ग्रुप्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब इसमें टर्म आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड का एक टाइप है, यानी दो एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का एक टाइप है जिसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो एटम में से एक एटम सप्लाई करता है। मान लीजिए दो एटम्स है ए और बी, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में बॉन्ड बनने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं वो इन दोनों में से कोई एक एटम सप्लाई करेगा, डोनेट करेगा। मान लीजिए ए है, ए ने वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बी को डोनेट कर दिए, सप्लाई कर दिए, और बी ने वो रिसीव कर दिए। तो वो क्या होगा, ये जो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वैसे अगर हम नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करता है, एक ये करता है, जब अगर इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम सप्लाई करेगा, डोनेट करेगा, चाहे वो ये डोनेट करे चाहे ये डोनेट करे। तो नॉर्मली कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। मान लीजिए ए है, इसने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर दिया, इसने डोनेट किया तो ये कहलाएगा लेविस बेस। अगर इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो ये लेविस बेस कहलाएगा, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, गेन करते हैं, वो कहलाते हैं लेविस एसिड। ये आपको याद रखना है। तो जनरली हमें क्या पता चला, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वो लेविस बेस और लेविस एसिड के बीच में बनते हैं, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, डोनेट करेगा, और ये रिसीव करेगा। अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इन द प्रीवियस यूनिट वी लर्नड दैट द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच द मेटल एटम्स आर बाउंड टू ए नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। पिछली यूनिट में हमने क्या पढ़ा कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ट्रांजिशन मेटल यानी जिसमें डी ऑर्बिटल हो, तो वो बहुत प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जिसमें जो मेटल एटम होता है वो बहुत सारे एनायंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बाउंड होता है। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी सच कंपाउंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर मॉडर्न टर्म में हम उनका कंपाउंड को कहें तो वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो बहुत सारे एनायंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बाउंड होता है। The chemistry of coordination compound is an important and challenging area of modern inorganic chemistry. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो केमिस्ट्री है वो मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट एरिया है और चैलेंजिंग एरिया है। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैव प्रोवाइडेड इंसाइट इनटू द फंक्शनिंग ऑफ वाइटल कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। तो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में नए नए कॉन्सेप्ट्स पता लगे हैं। इनसे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उनकी फंक्शनिंग और उनके बायोलॉजिकल सिस्टम के जो जरूरी कंपोनेंट है उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिली है। जैसे जो क्लोरोफिल हो गया, हीमोग्लोबिन और विटामिन B12, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मैग्नीशियम, आयरन और कोबाल्ट के। ये हमें पता लगा क्योंकि ये लिविंग बीइंग्स के बायोलॉजिकल सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। इनके बारे में हमें पता लगा जब हमें केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के नए कॉन्सेप्ट्स पता लगे। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हीमोग्लोबिन आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, विटामिन B12 कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, याद रखना है। वैरायटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट एंड एनालिटिकल रिएजेंट इन्वॉल्व द यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत सारे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं इंडस्ट्रीज में जो कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। एनालिटिकल बहुत सारे रिएजेंट्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आल्सो फाइंड मैनी एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टेक्सटाइल डाइंग एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। और उसके साथ साथ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी एप्लीकेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होती है, टेक्सटाइल डाइंग में होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्लॉथ रिलेटेड इंडस्ट्री में, और मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला इसका टॉपिक है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वर्नर की थ्योरी। अल्फ्रेड वर्नर 1866 to 1909, a Swiss chemist, was the first to formulate his ideas about the structure of coordination compound. फ्रेड वर्नर एक स्विस केमिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में आइडियाज दिए थे, स्ट्रक्चर के बारे में बताया था।
He prepared and characterized a large number of coordination compound and studied their physical and chemical behavior by simple experimental techniques. अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बनाया और उनकी फिजिकल और केमिकल जो स्टडीज़ की, उनके फिजिकल बिहेवियर के बारे में जाना और उनकी केमिकल बिहेवियर के बारे में जाना, कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके. वर्नर प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंस एंड ए सेकेंडरी वैलेंस. उसके बाद अपनी एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने प्राइमरी वैलेंस का एक कॉन्सेप्ट दिया और सेकेंडरी वैलेंस का कॉन्सेप्ट दिया किसी भी मेटल आयन के बारे में. तो उन्होंने क्या बताया, कोई भी मेटल आयन दो प्रकार की वैलेंस शो करता है, एक कहलाती है प्राइमरी वैलेंस, दूसरी सेकेंडरी वैलेंस. बाइनरी कंपाउंड सच एज CrCl3, COCl2 और PdCl2 हैव प्राइमरी वैलेंस ऑफ 3 to 2 रेस्पेक्टिवली. ये बाइनरी कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें जो प्राइमरी वैलेंस है, इसमें क्रोमियम की प्राइमरी वैलेंस 3 है, कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंस इसमें 2 है और इसमें पैलेडियम की प्राइमरी वैलेंस 2 है. तो प्राइमरी वैलेंस जनरली क्या है, जो इन मेटल एटम के ऊपर चार्ज है उसे हम प्राइमरी वैलेंस कहते हैं. जो इन मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है या फिर इनके ऊपर जो चार्ज है वो कहलाती है इनकी प्राइमरी वैलेंस. जैसे यहाँ पर क्रोमियम है, क्रोमियम का अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको X मानेंगे. क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है, -1 होता है. क्लोरीन का जनरली हम -1 लेते हैं और यहां पर क्लोरीन कितने हैं, क्लोराइड आयन 3 है, तो 3 इंटू -1 कितने हो गए, -3. तो यहां पर लिख देंगे X -3, इसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर. तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3. तो यहां पर क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना है, +3. यही इसकी प्राइमरी वैलेंस कहलाएगी. यहां पर ये ब्रैकेट नहीं लगेगा. अब इसकी देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट के अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसको X मानेंगे. क्लोरीन, इसका अगर हमें क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, क्लोराइड आयन यहाँ पर 2 हैं, तो 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, इसको 0 के बराबर रख देंगे. X की वैल्यू +2, ये माइनस का 2 इधर प्लस में आ जाएगा, तो इसके पास चार्ज कितना है, +2. यही इसकी प्राइमरी वैलेंस है. इसी तरीके से इसको X मानेंगे, X -2 0, X की वैल्यू +2 आएगी, इसके ऊपर चार्ज आया +2, यही इसकी प्राइमरी वैलेंस है. तो प्राइमरी वैलेंस निकालने के लिए सिंपल क्या किया हमने, इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, इनके ऊपर चार्ज निकाल लिया. जैसे इसकी 3 आई, प्लस की 3, इसकी 2 आई और इसकी भी 2 आई. इन ए सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड विद अमोनिया, it was found that some of the chloride ion could be precipitated as AgCl on adding excess silver nitrate solution in cold, but some remained in solution. तो जो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया के साथ अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है, तो इसमें हम अगर क्या करें, एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड कर दें, तो इन कंपाउंड्स में जो क्लोराइड आयन है वो AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट किए हो जाते हैं. यानी कुछ क्लोराइड आयन AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और कुछ क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में बच जाते हैं. एक बार फिर से बता देता हूं, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया के साथ जो अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है, उन कंपाउंड्स में अगर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एक्सेस में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐड कर दिया जाए, तो इन कंपाउंड्स में जो क्लोराइड आयन है, कुछ क्लोराइड आयन AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और कुछ क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में बच जाते हैं. जैसे यह है, कोबाल्ट क्लोराइड 6 अमोनिया के साथ कंपाउंड बना रहा है, COCl3.6NH3. ये येलो कलर का कंपाउंड है और इसका 1 मोल है. जब हमने इसमें एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड किया तो ये 3 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट के रूप में देता है. जबकि 1 मोल कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का 5NH3 5 अमोनिया के साथ कंपाउंड है. यहां पर ये अलग कंपाउंड है क्योंकि यहां पर 6 अमोनिया है, ये अलग कंपाउंड है, 5 अमोनिया है और ये पर्पल कलर का है. अब इस कंपाउंड में हमने एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड किया, तब इसने कितने AgCl प्रेसिपिटेट किए, 2 मोल किए. इस वाले केस में 3 मोल, इसमें 2 मोल. अब इसमें देखिए 1 मोल COCl3.4NH3 ग्रीन कलर का है, इसने भी 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट किया. 1 मोल ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड सेम है लेकिन इसका कलर अलग है, तो इसने भी 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट किया. ये दोनों कंपाउंड हैं, इनका फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग हैं, ये दोनों आइसोमर्स हैं. तो इससे हमें क्या पता चला
दीज ऑब्जर्वेशन टुगेदर विद द रिजल्ट ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट इन सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड। ये जो ऑब्जर्वेशन है साथ ही साथ सॉल्यूशन की हमने कंडक्टिविटी को मेजर किया, कंडक्टिविटी मेजरमेंट किया गया, उसके आधार पर जो रिजल्ट मिला हमें, पहला है 6 ग्रुप्स इन ऑल आइदर क्लोराइड आयन और अमोनिया मॉलिक्यूल और बोथ रिमेन बॉन्डेड टू द कोबाल्ट आयन ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इससे हमें पहला रिजल्ट पता चला, रिएक्शन के दौरान कोबाल्ट आयन से हमेशा 6 ग्रुप्स जुड़े रहते हैं, चाहे वो 6 क्लोराइड आयन हो, चाहे अमोनिया के मॉलिक्यूल हो, चाहे दोनों हो। तो रिएक्शन के दौरान क्लोराइड आयन से हमेशा 6 ग्रुप्स जुड़े रहेंगे। जैसे यहां पर CuCl3.6NH3 है, 6 NH3 और 3 क्लोराइड आयन कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं, तो टोटल कितने, 6 और 3 9 हैं। अब देखिए 9 में से 3 मोल प्रेसिपिटेट हो गए AgCl के, तो यहां पर कितना बचा, यानी 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ तो Cl तीनों के तीनों निकल गए, 3 Cl थे हमारे पास, तीनों के तीनों बाहर निकल गए क्योंकि 3 है। और तो हमारे पास कितने बचे, कोबाल्ट के साथ 6NH3 बचे, यानी कोबाल्ट के साथ 6NH3 जुड़े हुए हैं तो 6 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। दूसरा देखिए CuCl3.5NH3, 5 और 3 8 ग्रुप अभी जुड़े हुए हैं, उसमें से 2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट हो गए, तो क्लोराइड आयन कितने निकल गए, 2 बाहर निकल गए। अब क्लोराइड आयन हमारे पास कितने थे, 3 थे, 3 में से 2 क्लोरीन Cl बाहर निकल गए, तो कितना बचा, यहां पर 1 बचा कोबाल्ट के साथ, 5 NH3, एक क्लोरीन Cl जुड़ा हुआ है, तो कितने हो गए, 5 और 1 6, इससे भी 6 ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब ये वाला देखिए CuCl3.4NH3, 4 NH3 के हैं, 3 Cl हैं, तो 4 3 7 हैं, उसमें से 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो गया। अगर 1 AgCl प्रेसिपिटेट हुआ है तो Cl कितना निकला, 1 निकला, Cl 3 में से 1 बाहर निकल गया, बचे कितने बचे हमारे पास, 2 बचे, तो 4 NH3 के, 2 Cl के, कोबाल्ट से अब भी कितने जुड़े हुए हैं, 6 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये वाला देखिए CuCl3.4NH3, 4 3 7, 1 मोल AgCl का निकला, यानी Cl 1 बाहर निकल गया, 4 3 7, 1 बाहर निकल गया, Cl3 2 बचे, तो 4 2 6, अब भी कोबाल्ट से 6 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। यानी किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन हुई हो, कोबाल्ट से हमेशा 6 ग्रुप ही जुड़ेंगे। 6 NH3, 3 क्लोरीन, 3 AgCl बाहर निकले 3 मोल, यानी 3 क्लोरीन बाहर निकले, 3 इसमें से बाहर निकल गए क्लोरीन 0 बचे, तो सिर्फ कोबाल्ट से 6 NH3 जुड़े हुए हैं, यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6। तो इसमें यही कहा गया है, कोबाल्ट आयन के साथ चाहे तो 6 के 6 NH3 के हों, चाहे 6 के 6 क्लोरीन के हों, चाहे दोनों हों, कुछ NH3 के हों, कुछ क्लोरीन के हों, लेकिन कोबाल्ट के साथ हमेशा 6 ग्रुप जुड़े रहेंगे। दूसरा है द कंपाउंड्स आर फॉर्मुलेटेड एज शोन इन टेबल 9.1। जैसे टेबल 9.1 में दिया गया है, कंपाउंड इस तरीके से बनेंगे, वेयर द एटम विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म ए सिंगल एंटिटी विच डज नॉट डिसोशिएट अंडर द रिएक्शन कंडीशन। जहां पर इन कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एटम्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो एटम्स हैं वो सिंगल एंटिटी बना देते हैं, यानी वो रिएक्शन कंडीशन में रिएक्शन के दौरान डिसोशिएट नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। वर्नर प्रपोज द टर्म सेकेंडरी वैलेंस फॉर द नंबर ऑफ ग्रुप बाउंड डायरेक्टली टू द मेटल एटम। तो वर्नर ने जो मेटल एटम से ग्रुप्स डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो रिएक्शन कंडीशन के दौरान डिसोशिएट नहीं होते, उन्हें टर्म दिया सेकेंडरी वैलेंस। इन ईच ऑफ दिस एग्जाम्पल द सेकेंडरी वैलेंस आर 6। इन एग्जाम्पल में जो सेकेंडरी वैलेंस है वो 6 है। अब कैसे, इस टेबल से हमें पता लगेगा। अब ये देखिए फॉर्मुलेशन ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्सेस किस तरीके से बनेंगे वो यहाँ पर दिया गया है। पहला येलो कलर का, ये वाला आप देखिए, ये इस तरीके से बनेगा, ब्रैकेट में CONH3 का होल 6, बाहर 3Cl नेगेटिव। यानी इसका मतलब क्या है, अगर हम इनको आयनाइज करें, इनको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में ऐड कर दें तो ये 3Cl नेगेटिव एक तरफ निकल जाएंगे, और जो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट में, ये एक तरफ निकल जाएगा, मतलब टूट जाएगा। ये अलग आयन बनेगा इसका, और इसका अलग आयन बनेगा, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये डिसोशिएट नहीं होंगे। यानी डिसोशिएट कहां से होगा, ये यहां से होगा। Cl नेगेटिव अलग, ये पूरा का पूरा जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं ये अलग। ब्रैकेट के अंदर जो ये CONH3 का होल 6 है ये टूटेगा नहीं।
तो इसमें जो ये येलो कलर का कंपाउंड है ये इस तरीके से बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो पर्पल कलर का है वो इस तरीके से बनेगा COCl NH3 का होल 5 2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव बाहर। ये ग्रीन और वायलेट कलर के इस तरीके से बनेंगे। अब इससे देखें कोबाल्ट से डायरेक्टली 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, 3 Cl के नेगेटिव ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और यहाँ कोबाल्ट से 1 क्लोरीन का Cl का 5 NH3 के 5 और 1 6 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, 2 Cl नेगेटिव जो ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। COCl2 4 और 2 6 जुड़े हुए हैं, एक ये बाहर। 4 2 6 से 6 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो ये एंटिटी है ये रिएक्शन के दौरान टूटेगी नहीं। तो वर्नर ने क्या बताया, जो नंबर ऑफ ग्रुप्स मेटल से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं जो रिएक्शन के दौरान डिसोसिएट नहीं होते उन्हें कहते हैं उसकी सेकेंडरी वैलेंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ कोबाल्ट से डायरेक्टली कितने जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं। तो कोबाल्ट की यहाँ पर 6 सेकेंडरी वैलेंस है। यहाँ पर कोबाल्ट से 1 क्लोराइड का Cl जुड़ा हुआ है, 5 NH3 के जुड़े हुए हैं, 5 और 1 6 डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जुड़े हुए हैं। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंस इसकी भी 6 हुई, 4 और 2 इसकी भी 6 और इसकी भी 6 सेकेंडरी वैलेंस हुई। अब इसमें सॉल्यूशन कंडक्टिविटी करस्पॉन्ड्स टू, यहाँ पर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ये देखिए येलो कलर का है CONH3 का होल 6 3 Cl नेगेटिव। इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो 1:3 इलेक्ट्रोलाइट के रेशियो में होगी। अब ये कैसे आया देखिए, जब हम इसको इस पूरे के पूरे कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, यहां पर जो ये डिसोशिएट होंगे यहां से, यानी 3 तो Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएंगे, 3 आयन किसके निकलेंगे Cl नेगेटिव के, और 1 आयन ये पूरा का पूरा आयन ये अलग हो जाएगा। यानी ये डिसोशिएट होंगे 3 Cl नेगेटिव में और इस पूरी की पूरी एंटिटी में। तो 3 इसके 1 इसका, तो कितने हो गए 4 हो गए। यानी 1 इसका 3 इसके, तो किस रेशो में हो गए 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, 1 ये 1 ये और 3 ये। इसे देखिए जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन करेंगे इसका तो क्या होगा, 2 Cl नेगेटिव तो आयोनाइज ये होंगे, यानी ये जो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये 2 Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाएगा। और आप यहां पर ये देख सकते हैं ये पूरी की पूरी जो हमारी एंटिटी है ये अलग डिसोशिएट हो जाएगी। यानी यहां से होंगे 2 Cl नेगेटिव के आयन निकलेंगे, 1 इस पूरी की पूरी एंटिटी का आयन निकलेगा। तो टोटल कितने होंगे 2 और 1 3, तो 1 इसका 2 इसके 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर अगर इसको देखें इस कॉम्प्लेक्स को तो 1 ये डिसोशिएट होगा और 1 Cl नेगेटिव का, तो किस रेशो में होंगे 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरीके से ये होगा। नोट दैट द लास्ट 2 कंपाउंड इन टेबल 9.1 हैव आइडेंटिकल एम्पेरिकल फॉर्मूला COCl3.4NH3 बट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज सच कंपाउंड आर टर्म्ड एज आइसोमर्स। ये दोनों आप देखें कंपाउंड, इनका फॉर्मूला दोनों का सेम है, यहां पर इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। इस प्रकार के कंपाउंड कहलाते हैं आइसोमर्स। वर्नर इन 1898 propound his theory of coordination compound. The main postulate are, वर्नर ने 1898 में अपनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी दी, वो इस तरीके से है। उसका पहला पॉइंट है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिंकेज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल होते हैं वो 2 प्रकार के लिंकेज शो करते हैं, एक तो प्राइमरी लिंकेज और दूसरा सेकेंडरी लिंकेज, या प्राइमरी वैलेंस दूसरा सेकेंडरी वैलेंस। द प्राइमरी वैलेंसेज आर नॉर्मली आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। जो मेटल की जो प्राइमरी वैलेंसेज होती है वो आयनाइजेबल होती है, यानी वो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में टूट जाती है, आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। और इसलिए जो प्राइमरी वैलेंस होती है उसको नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं जो कोबाल्ट आयन की जो प्राइमरी वैलेंस है उसको नेगेटिव आयंस यानी 3 Cl नेगेटिव सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर इनका एक्वस सॉल्यूशन हो जाए तो ये जो 3 Cl नेगेटिव है ये आयनाइज हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही कहा गया प्राइमरी वैलेंस आयनाइजेबल होती है, आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, और इसको नेगेटिव आयंस ही सेटिस्फाई करेंगे।
थर्ड, द सेकेंडरी वैलेंस आर नॉन आयनाइजेबल, दीज आर सेटिस्फाइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस। जो सेकेंडरी वैलेंस होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, यानी एक्वस सॉल्यूशन में वो डिसोशिएट नहीं होती। जैसे जो ये कोबाल्ट आयन की जो सेकेंडरी वैलेंस होगी वो नॉन आयनाइजेबल होगी। और इसको कौन सेटिस्फाई करते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस। यानी इसकी जो सेकेंडरी वैलेंस होगी उसको या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे कि NH3 सेटिस्फाई करेगा, या फिर जो क्लोराइड आयन है एनायन है वो सेटिस्फाई करेंगे। सेकेंडरी वैलेंस को कभी भी जो कैटायन है, पॉजिटिव आयन है, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। प्राइमरी वैलेंस को सिर्फ नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करेंगे, सेकेंडरी वैलेंस को नेगेटिव आयंस या फिर जो न्यूट्रल हैं वो सेटिस्फाई करेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। द सेकेंडरी वैलेंस इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर ए मेटल। जो सेकेंडरी वैलेंस होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है और ये सभी मेटल के लिए फिक्स्ड होती है। यहां पर देखिए इनकी सेकेंडरी वैलेंस कितनी है, इसकी भी 6, इन सभी की सेकेंडरी वैलेंस 6 है। तो इसका मतलब क्या है, जो सेकेंडरी वैलेंस है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। इनका इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा? 6 ही होगा, क्योंकि इसकी सेकेंडरी वैलेंस भी 6 ही होती है और ये सभी मेटल के लिए फिक्स्ड होती है। अब इसमें देखिए, इसमें से 6 अमोनिया के जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसमें 5 इसके, 1 इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसमें 4 इसके, 2 इसके, इसका सेकेंडरी वैलेंस 6 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर वो साफ दिखाई देता हो कि उससे जो 6 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें यहाँ पर 3 ग्रुप जुड़े हुए होते हैं लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो 6 लोन पेयर इस कोबाल्ट मेटल को देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो बराबर होता है कि ये ग्रुप्स कितने लोन पेयर कोबाल्ट आयन को दे रहे हैं। यहाँ पर ये 6 लोन पेयर कोबाल्ट आयन को दे रहे हैं, इसका मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहाँ पर अमोनिया है, अमोनिया का एक ग्रुप 1 लोन पेयर डोनेट करेगा, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो एक ग्रुप होता है लेकिन 2 लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, कुछ 2 से ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसके आधार पर निकालेंगे? लोन पेयर के आधार पर, ना कि ये सिंपल देखकर कि उससे कितने जुड़े हुए हैं। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ है, द आयंस या ग्रुप्स बाउंडेड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेटियल अरेंजमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स। तो जो आयंस या ग्रुप सेकेंडरी लिंकेज से मेटल से जुड़े हुए हैं उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट होती है, स्पेटियल अरेंजमेंट। वो अपनी स्ट्रक्चर अलग बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, जो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर अलग अलग होती है। इन मॉडर्न फॉर्मुलेशन सच स्पेटियल अरेंजमेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अगर हम मॉडर्न फॉर्मुलेशन में कहें, उसमें कहें टर्मिनोलॉजी में, तो जो ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेटियल अरेंजमेंट होती है ये कहलाती है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। द स्पीसीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज और कॉम्प्लेक्सेस एंड द आयन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आर कॉल्ड काउंटर आयन। तो जो स्पीसीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या कॉम्प्लेक्सेस कहलाती हैं, और जो आयंस बाहर हैं स्क्वायर ब्रैकेट के वो काउंटर आयंस कहलाते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें देखिए आप, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है स्पीसीज, ये कहलाएगी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की जो स्पीसीज है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहलाएगी, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो ये आप आयंस देख रहे हैं ये कहलाते हैं काउंटर आयंस। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, बाहर काउंटर आयन, ये आपको याद रखना है। He further postulated that octahedral, tetrahedral and square planar geometrical shape are more common in coordination compound of transition metal। वर्णन ने आगे बताया, ट्रांजिशन मेटल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं उनमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर शेप बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज़्यादातर ये 3 कॉमन शेप हैं, ज्योमेट्रिकल शेप, इनको ही शो करते हैं। जैसे कि CONH3 का होल 6, COClNH3 का होल 5 एंड COCl2NH3 का होल 4, ये ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तीनों ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी इनकी, जबकि NiCO का होल 4, PTCl का होल PTCl4, ये टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल शेप शो करते हैं।
NiCO4 टेट्राहेड्रल शेप शो करेगा, PtCl4 स्क्वायर प्लेनर शेप शो करेगा। अब इसमें ये एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल 9.1। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसीज टू मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो है एक्वस सॉल्यूशन में कुछ ऑब्जर्वेशन किए गए हैं, इनमें हमें इस मेटल पर जो है सेकेंडरी वैलेंस असाइन करनी है कि इस जो ये मेटल्स हैं इनकी सेकेंडरी वैलेंस कितनी होगी। अब देखिए पहला है PdCl2.4NH3। इसके साथ PD के कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 Cl के 4 NH3 के, तो 4 2 6, और उनमें से AgCl के मोल कितने प्रेसिपिटेट हो गए, 2 मोल प्रेसिपिटेट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसमें क्लोराइड है वो 2 बाहर निकल गया इस केस में, तो इससे 2 बाहर निकल गया, तो बचे किसके बाद, PD के पास कितने बचे ग्रुप, 4 ग्रुप बचे, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंस कितनी हो गई, 4 हो गई। ऐसे ही NiCl2.6H2O 6 है इसमें, 6 इसके 2 इसके, तो 6 2 8, और इसमें 2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, 2 Cl2 इससे बाहर निकल गए, क्योंकि AgCl यहां पर अगर 2 लगाएंगे तो 2 Cl बाहर निकल जाएंगे, 2 Cl इससे बाहर निकले तो इसके पास कितने बचे, Na के पास 6H2 बचे, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंस कितनी हुई, 6 हुई। PtCl4.2HCl AgCl के मोल 0 प्रेसिपिटेट हुए, तो PT से कितने डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, 4 Cl के 2 HCl के, तो 4 2 6, कोई भी मोल प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, तो डायरेक्टली है PT से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो सेकेंडरी वैलेंस कितनी हो गई, 4 2 6 6 हो गई। COCl3.4NH3 4 NH3 के Cl3 के 3, तो कोबाल्ट से डायरेक्टली अभी कितने जुड़े हुए हैं, 4 और 3 7, उसमें से 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट हो गया, AgCl का 1 मोल प्रेसिपिटेट हो गया, 1 यहां पर लगा देंगे, तो Cl कितने प्रेसिपिटेट हुए, Cl भी तो 1 ही प्रेसिपिटेट हुआ। अब यहां से 1 Cl निकल गया, 1 Cl यहां से निकल गया, तो 3 में से 1 गया, 2 बचे इसके पास, तो 4 NH3 के 2 Cl 4 2 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6। इसी तरीके से PtCl2 2NH3 2 2 4, मोल कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, तो कितने बचे, 2 2 4, सेकेंडरी वैलेंस 4। तो इसके निकालने का क्या तरीका है, सब इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। सेकेंडरी वैलेंस हमें निकालनी है, तो सबसे पहले मेटल के साथ कितने जुड़े हुए हैं उनको जोड़ेंगे, 4 और 2 6, मेटल के साथ 6 जुड़े हुए हैं, फिर कितने मोल प्रेसिपिटेट हुए वो उससे माइनस कर देंगे, 6 में से 2 गया 4, तो सेकेंडरी वैलेंसी 4, इस 6 2 8, 8 में से 2 गए 6, 4 2 6, 6 में से 0 गए 6, सेकेंडरी वैलेंस 6, 4 3 7, 7 में से 1 गया 6, 2 2 4, 4 में से 0 गए, सेकेंडरी वैलेंस 4। डिफरेंस बिटवीन ए डबल सोल्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स। अब डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है, बोथ डबल सोल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टोइकोमेट्रिक रेशो। डबल सोल्ट हो चाहे कॉम्प्लेक्सेस हो, ये दोनों ही तब बनते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड किसी एक पर्टिकुलर स्टोइकोमेट्रिक रेशो में आपस में कंबाइन कर जाएं। हाउएवर दे डिफर इन द फैक्ट दैट डबल सोल्ट सच एज कार्नालाइट, मोहर सोल्ट, पोटाश एलम डिसोशिएट इनटू सिंपल आयन कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो हमने पढ़ा डबल सोल्ट हो कॉम्प्लेक्सेस हो तभी बनते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड आपस में कंबाइन हो जाएं किसी एक पर्टिकुलर स्टोइकोमेट्रिक रेशो में। तो फिर डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये है कि जो डबल सोल्ट्स होते हैं जैसे कि कार्नालाइट, इसका फॉर्मूला KCl.MgCl2.6H2O, मोहर सोल्ट FeSO4.NH2 का NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, पोटाश एलम KlSO4 का होल ट्वाइस 12H2O। ये सभी जो डबल सोल्ट हैं ये डिसोशिएट हो जाते हैं अपने आयंस में जब इनको वाटर में डिसोल्व किया जाता है। हाउएवर कॉम्प्लेक्स आयन सच एज FeCN का होल 6, K4 FeCN का होल 6 डू नॉट डिसोशिएट इनटू Fe2 पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव आयन। जबकि जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं जब उनको वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो वो Fe2 पॉजिटिव और Cn नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट नहीं होते। तो हमें क्या पता चला, जो डबल सोल्ट है जब उनको वाटर में डिसोल्व किया जाएगा कंप्लीटली, जब उनको वाटर में डिसोल्व किया जाएगा तो वो अपने सिंपल आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जैसे कि मोहर सोल्ट को हमने वाटर में डिसोल्व किया तो इससे जो आयन है Fe3 पॉजिटिव ये अलग निकल जाएगा, SO4 2 नेगेटिव ये अलग डिसोशिएट हो जाएगा।
और जो ये NH4 पॉजिटिव है, NH4 पॉजिटिव है, ये अलग डिसोशिएट हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला, हमने मोहर सोल्ट को वाटर में डिसोल्व किया तो ये अपने आयंस में कंप्लीटली टूट गया। अब Fe का आयन है, ये इस मोहर सोल्ट से अलग हो गया, डिसोशिएट हो गया। SO4 का आयन अलग हो गया। जो NH4 अमोनियम आयन है, NH4 पॉजिटिव आयन है, वो अलग हो गया। इस सोल्ट को, इस डबल सोल्ट को डिसोल्व करने पर ये आयंस अलग अलग हो गए। जबकि जो कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं जैसे कि FeCN का होल 6, जब इसको वाटर में डिसोल्व किया गया तो ये Fe2 पॉजिटिव Cn नेगेटिव आयंस में नहीं टूटा। ये जैसा ऐसे था वाटर में डिसोल्व करने के बाद भी ऐसा ही रहा। यहां पर है K4FeCN का होल 6, जब इसको वाटर में डिसोल्व किया गया ये पोटेशियम आयन अलग हो गया, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ये कॉम्प्लेक्स था, एंटाइटी थी, ये ऐसी की ऐसी ही रही। यहां से Fe आयन अलग नहीं हुआ, Cn आयन अलग नहीं हुआ। तो क्या पता चला, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वाटर में डिसोल्व करने पर वो आयंस में टूटते नहीं। यहां से जैसा ये था वाटर में डिसोल्व करने पर भी बिल्कुल ऐसा ही रहा। जबकि जो ये डबल सोल्ट है, पोटाश अलम, मोहर सोल्ट, कार्नलाइट, ये वाटर में डिसोल्व करने पर अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यहां से K पॉजिटिव अलग निकल जाएगा, Al3 पॉजिटिव अलग निकल जाएगा, SO4 2 नेगेटिव अलग डिसोशिएट हो जाएगा। तो इसमें आपको ये डिफरेंस याद रखना है। दूसरा, मोहर सोल्ट का फॉर्मूला, पोटेश एलम का फॉर्मूला, कार्नलाइट का फॉर्मूला आपको याद रखना है।